हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक नावल निगार की बहुत ही दिलकश, दिलफरेब और सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि ऐसी कहानियाँ आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। और उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। आज बेलर बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे इस शख्सियत का एड्रेस मालूम हो गया था जिससे मुलाकात के सपने वो बचपन से देखता आ रहा था। वो 12 साल का था जब उसने पहली बार जॉन अरेक का नावल डेड मैन पढ़ा था। उसके बाद गोया वो उसका फैन हो गया। हॉरर नावल उसे शुरू से ही पसंद थे, मगर आज तक उसने जितने भी हॉरर नावल निगारों को पढ़ा था, उनमें से कोई भी जॉन अरेक के कलम की काट का मुकाबला करने का अहल नहीं था। उसने अरेक के हर एक नावल को सैकड़ों बार पढ़ा था, और जब भी उसने इस नावल को दोबारा पढ़ा, उसे वो नावल पहले से ज्यादा दिलचस्प लगा। मगर जब वो 20 साल का हुआ तो जॉन अरेक के नावल यकदम आने बंद हो गए। हालांकि पहले हर माह बाकायदगी से नावल आ रहे थे। जब नावल आने बंद हुए तो किसी ने कहा कि जॉन अरेक मर गया है, मगर इस खबर की कभी तस्दीक न हो सकी। 1 साल गुजरने के बाद तो गोया लोगों ने उसे वाकई मुर्दा तस्वर कर लिया। लेकिन उन सब बातों के बावजूद भी बेलर के दिल ने इस बात को कभी तस्लीम नहीं किया कि जॉन अरेक मर चुका है। उसने काफी जद्दोजहद के बाद इस पब्लिशर का पता लगा ही लिया जो जॉन अरेक के नावल छापता था। उसने जब उस पब्लिशर से जॉन अरेक का एड्रेस पूछा तो पब्लिशर ने बताने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार जब बेलर ने देखा कि वो किसी तौर पर बताने पर राजी नहीं, तो उसने 1 साल जमाशुदा अपनी पॉकेट मनी उसके हवाले कर दी। तो उसने एक पर्ची पर उसे एड्रेस लिख दिया। पता दूसरे शहर का था, इसलिए उसने मॉम और डैड से स्कूल टूर का बहाना बनाया और फिर तैयार होकर सुबह सवेरे सफर पर निकल पड़ा। शाम से 1 घंटा पहले वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंच चुका था। बंगला किसी असीबी इमारत जैसा लग रहा था। उसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे बहुत सालों से यहाँ किसी का भी आना जाना नहीं रहा। उसने गेट पर दस्तक दी, मगर अंदर से किसी किस्म की हलचल ना हुई। तो उसने एक बार फिर जोरदार अंदाज में दस्तक दी तो गेट का छोटा दरवाजा, जो लॉक नहीं था, एक पुरस्रार आवाज के साथ खुलता चला गया। बेलर ने एक लम्हा के लिए सोचा और फिर झिझकते हुए गेट के अंदर कदम रखा तो जमीन पर फैले खुश्क पत्तों ने शोर मचाया, मगर उसके एहतजाज को नजरअंदाज करके कदम आगे बढ़ा दिया। सामने लॉन था जिसकी घास सूख चुकी थी और फूल जंगली झाड़ियों की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। लॉन क्रॉस करके वो सामने मौजूद गैलरी में पहुंच गया, मगर उसे अभी वहां तक कोई आदमदाद नजर न आया। कोई है, उसने आवाज दी, मगर उसकी अपनी आवाज गूंजकर दोबारा कानों में पड़ी तो उसका मुंह बन गया। मुझे तो लगता है यहाँ भूतों के अलावा और कोई नहीं रहता, उसने बड़बड़ा कर कहा, और एक कमरे के दरवाजे को अंदर धकेला तो वो बेआवाज अंदाज में खुलता चला गया। कमरे में काफी अंधेरा छाया हुआ था। उसने स्विच ऑन किया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो एक बेडरूम था जिसकी हालत काफी खराब थी। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अचानक उसकी नजर बगली दरवाजे पर पड़ी तो वो बेख्तियार उस तरफ बढ़ा। अंदरूनी कमरा भी तारीक था। उसने स्विच तलाश करके जब बटन ऑन किया तो उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। वो कमरा नहीं, पूरे का पूरा हॉल था, जिसकी दीवारों के साथ जहाजी साइज की लकड़ी से बनी अलमारी नस्ब थी। अलमारियों में दुनिया जहान के मुख्तलिफ मौजू की किताबें भरी पड़ी थी। वो इश्तियाक से एक एक अलमारी देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी तो उसके मुंह से मारे खुशी की किलकारी निकल गई, क्योंकि उस अलमारी में जॉन अरेक के नावल पहले से लेकर आखिर तक तरतीब के साथ पड़े थे। वो सब के सब बेलर ने न जाने कितनी बार पड़े हुए थे। वो नावल देख रहा था कि चौंक पड़ा। उसने गौर से देखा जॉन अरेक का आखिरी नावल जो मार्केट में आया था, उसके आगे मौजूद 24 या 25 किताबें थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो तमाम किताबें जंजीरों में जकड़ी हुई थीं और उन पर ताले लगे हुए थे। कमाल का पागलपन है, कोई भला इस तरह से किताबों को क्यों बंद करके रखेगा, बेलर ने सोचा। और फिर एकदम से उसे एहसास हुआ कि वो इस घर में यहाँ तक बिल्कुल बगैर इजाजत अंदर आया है, लिहाजा उसे बाहर जाना चाहिए और किसी न किसी के आने का इंतजार करना चाहिए। वही सोच कर पलटने लगा कि उसके दिल में ख्याल आया कि शायद अब दोबारा वो इस लाइब्रेरी में ना आ सके। ये सोच आते ही वो पलटा और अलमारी से एक जंजीर में जकड़ी किताब निकाली। उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह वो एक झलक देख ले, मगर किताब पूरी तरह जंजीर में जकड़ी हुई थी और उस पर एक ताला भी लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर कोई ऊपर से आ जाता तो उसकी पोजीशन एक चोर की सी होती, मगर इस खदशे के बावजूद
سسپینس اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح ایک نظر کتاب پر ڈالے تاکہ علم ہو سکے کہ ان کتابوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ان کا مالک انہیں یوں زنجیروں میں جکڑنے پر مجبور ہوا۔ اس نے ارد گرد پر نظر دوڑائی تو ایک نظر ہتھوڑے پر پڑی۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور پھر ایک زوردار ضرب لگایا تو تالا ضرب سہ نہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ اس نے تالے کو ہٹا کے کتاب کے گرد لپٹی زنجیر کو ہٹایا۔ زنجیر ہٹا کے اس نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کے لیے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے جوں ہی کتاب کھولی ایک تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ بیلر کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں، اور جب بیلر نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ایک 40 سال کا ادھیڑ عمر شخص آنکھوں پہ گول چشمے لگائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ کمبخت لڑکے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ آنے والے نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ سوری سر، دراصل میں یہاں جان اریک سے ملنے آیا تھا۔ میں نے باہر دستک بھی دی لیکن جب کسی نے جواب نہ دیا تو مجبوراً مجھے اندر آنا پڑا، اور جب میں یہاں آیا تو تجسس کے مارے خود کو روک نہ پایا اور کتاب کھول دی۔ میں نے سوچا شاید یہ جان اریک کا وہ ناول ہو جو ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا، بیلر نے کانپتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے یہاں آ کے تالا توڑ دیا۔ جانتے ہو نا، جس چیز پر تالا لگا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ آنے والے نے بدستور غصے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے اس نقصان کا ازالہ کر دوں گا، بیلر نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے مایوسی کے عالم میں وہاں موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس حرکت پر سر جان اریک کا دل دکھی ہوگا، لیکن میں ان سے معافی مانگ لوں گا اور امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بچہ سمجھ کے معاف کر دیں گے، بیلر نے کہا تو وہ آدمی سے گھور کر رہ گیا۔ نہیں، میرے خیال میں وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور کر بھی دیں تو جو تم نے کیا ہے اس کا ازالہ اب شاید ممکن ہی نہیں۔ آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ بیلر نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیونکہ بے وقوف لڑکے، جان اریک اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو بیلر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا تم، میرا مطلب ہے آپ جان اریک ہیں؟ ہیلر نے رک رک کر کہا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، تم نے پہلے کبھی جان اریک کو دیکھا ہے یا اس سے ملے ہو؟ نہیں تو، بیلر نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ تو کیا اب مجھے تمہیں اپنا گرین کارڈ دکھانا پڑے گا؟ جان اریک نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو ہرگز نہیں، بس جیسا میں آپ کو سوچتا تھا آپ اس کے بالکل برعکس نکلے ہیں، اس لیے ذہن آپ کو اتنی آسانی سے جان اریک تسلیم نہیں کر رہا، بیلر نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، مجھ سے اکثر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، جان اریک نے پہلی بار قدرے نرم انداز میں کہا۔ تو سر کیا وجہ ہے؟ آپ نے ناول لکھنا کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ میرا مطلب آپ لکھ تو ضرور رہے ہیں مگر اشاعت کے لیے نہیں دے رہے، اور آپ نے کیوں اپنے لکھے ہوئے نئے ناولز کو اس طرح زنجیروں سے باندھ رکھا ہے؟ بیلر نے ایک سانس میں کہہ ڈالا۔ جان اریک اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ سر کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ بیلر نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ تم نے ایک سانس میں اتنے سوال کر ڈالے ہیں، میں تمہارے کس کس سوال کا جواب دوں؟ سر جو آپ کو بہتر لگے وہی بتا دیں، بیلر نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سر مت کہو، تم مجھے مسٹر جان کہہ سکتے ہو، اور رہا سوالوں کا جواب تو میں تمہارے ان سوالوں کے جواب اتنے سادہ نہیں ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہے۔ میرے خیال میں ہم دونوں کے پاس کافی وقت ہے مسٹر جان، بیلر نے جلدی سے کہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ وقت ہم دونوں کے پاس ہی نہیں ہے، جان اریک نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ بہرحال یہ کہانی 2 سال پہلے شروع ہوئی جب سے میری بیوی فوت ہوئی ہے۔ میری بیٹی ہی میری کل کائنات سرینا بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کیونکہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اس لیے سرینا شروع سے ہی بورڈنگ میں پڑھتی رہی جبکہ میں اس گھر میں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ میری زندگی مطالعہ میں اور ناول لکھنے میں گزری تھی، اور یقین مانو کہ میں اس زندگی سے بہت خوش تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع سے میں گوشہ نشین سا آدمی ہوں۔ جان اریک یہاں تک کہہ کر خاموش ہو کر کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر سلگانے لگا اور گہرا کش لے کر پھر بولنے لگا۔ پھر ایک دن ایک پوسٹ مین ایک پارسل دے گیا۔ پارسل بھیجنے والے کا نام پتہ نہیں تھا، بس وہ پارسل میرے نام پر آیا تھا۔ میں نے جب پارسل کھولا تو وہ ایک بیش قیمتی خاصا قدیم قلم محسوس ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ اس قلم سے لکھا گیا ہر لفظ زندہ رہتا ہے۔ میں نے اس قلم سے لکھنے کی بہت کوشش کی مگر اس میں روشنائی نہیں تھی۔ میں نے اس میں روشنائی بھری مگر پھر بھی قلم لکھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے مختلف روشنائی کا استعمال کیا مگر بے سود۔ حالانکہ وہ قلم دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک دکھتا تھا مگر پتہ نہیں کیوں نہیں لکھتا تھا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ قلم بالکل ٹھیک ہے، بس کمی ہے تو اس خاص روشنائی کی جس کے ڈالنے سے یہ لکھنے کے قابل ہوگا۔ خوبصورت قلم اتنا خوبصورت تھا کہ میرا بے اختیار اس سے لکھنے کو دل چاہا۔
میرا بہت دل چاہتا تھا کہ اس قلم سے لکھوں۔ میں اس خیال میں بیٹھا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی تیزی سے کوندا۔ میں نے ایک سرنج کی مدد سے اپنا خون نکالا، اس خون سے قلم کو بھر کر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو قلم لکھنے لگا۔ تم اسے پاگل پن کا نام دو یا کچھ اور، اس قلم سے لکھنے میں مجھے جو مزہ آیا مانو جیسے میں نشہ کر رہا تھا۔ اس نشے میں ڈوب کے جو پھر میں نے ناول لکھا تو کیا جاندار تحریر لکھی۔ اتنی اچھی کہانی لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب میں نے وہ ناول مکمل کیا تو کیا؟ بیلر نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جان ریک کی باتیں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی ہارر مووی کا اسکرپٹ سن رہا ہو۔ تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ اس ناول کا مرکزی کردار ایک روشنی کی شکل میں کتاب سے نکلا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بیلر نے رک رک کر پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ہارر ناول لکھتا ہوں اور میرے ناول کا کردار بھی عصیبی قسم کا ہوتا ہے، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میری کیا حالت ہوگی۔ اس ناول کا مرکزی کردار ایک خونی بندر تھا، اور جیسے ہی وہ باہر آیا اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے پاس اس وقت ایک ریوالور تھا، اس لیے میں نے فوراً اسے شوٹ کر دیا، ورنہ وہ میری بوٹی بوٹی کر دیتا، جان ریک نے کہا۔ جان ریک نے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا تو بیلر ہنسنے لگا۔ بہت خوب، کیا سٹوری ہے! یقیناً آپ کے نئے ناول کا پلاٹ ہوگا، بیلر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے لڑکے، بیلر میرے دوست مجھے ببلی کہتے ہیں، بیلر نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں دوست بنانے کا مسٹر بیلر، تمہیں اندازہ نہیں تم نے یہ کتاب کھول کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ اب ہم دونوں بھگتیں گے، کیونکہ تم نے جس کتاب کو کھولا ہے اس کا مرکزی کردار ایک ایسا آدمی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور ایسا آدمی جو کسی کو دکھائی نہ دے اور زندہ انسان کی گردن مروڑ دے، ہم اسے بھوت کہتے ہیں۔ اور بس تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ اگر وہ تمہاری گردن مروڑ دے اور تمہیں مار دے تو تم یہ سوچتے ہوئے نہ مرو کہ پتہ نہیں تم کیسے مرے، جان ریک نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو بیلر سہم گیا۔ میرے خیال میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بیلر نے دھیرے سے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ تم نے خوش قسمتی سے ایسی کتاب کھولی ہے جس کا کردار نظر نہیں آتا، ورنہ تم ابھی تک دیکھ چکے ہوتے۔ اس سے پہلے کہ بیلر کچھ بولتا جان ریک جھٹ سے بولا، تو تمہارا اس روشنی کے بارے میں کیا خیال ہے جو کتاب کھولتے ہی باہر نکلی تھی؟ ہاں یہ بات تھوڑی الجھانے والی ہے، بیلر نے کہا تھا کہ اچانک زنجیروں میں جکڑی کتابوں میں سے 3 کتابیں خود شیلف سے نکل کر زمین پر آن گریں، اور کتابوں کے نیچے گرتے ہی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، تینوں کتابیں ایک جھٹکے سے کھلی اور پورے ہال میں ایک تیز روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی ان کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ ان کے سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ اتنا سفید تھا کہ پیلاہٹ کا شبہ ہوتا تھا۔ اس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے تھے جیسے انگریز 1880 کی دہائی میں پہنتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک 40 سال کی خوبصورت ترین عورت سیاہ کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی گویا آنکھ کی لپیٹ میں ہوں۔ مسئلہ ان دونوں کا نہیں تھا، مسئلہ اس ڈریگن کا تھا جو خود ان کے ساتھ ہی سر تانے کھڑا تھا اور اس کے سر ہال کی چھت کو چھو رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے 2 عدد بڑے پر بھی تھے اور اس کے منہ سے بھاپ نکل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان پر کسی بھی وقت آگ برسا سکتا ہے۔ خوش آمدید میرے دوستو، ہال میں آواز گونجی مگر بولنے والا انہیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ نوجوان نے پروقار انداز میں کہا۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے مسٹر برنس۔ ہال میں ایک بار پھر آواز گونجی۔ سامنے آؤ نامراد، ورنہ پتھر کا بنا دوں گی، آنے والی عورت نے غرا کر کہا۔ خاموش مس کمورا، میں آپ کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ اگر دوست ہو تو پھر ہمارے سامنے آؤ، نوجوان نے گردن اکڑا کر کہا۔ سوری دوستو، میں اگر چاہوں بھی تو تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ میری آنکھیں تک میرا وجود نہیں دیکھ سکتی، تو میں اپنا وجود تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم سب بھی اسی آدمی کے قلم سے لکھے گئے کردار ہو۔ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھے اس بےہودہ انداز میں بنایا ہے۔ تمہارا دشمن میں نہیں، وہ آدمی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے تو تم پر احسان کیا ہے، تمہیں کتابوں سے آزاد کر کے، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حال میں آواز مسلسل گونج رہی تھی اور وہ دونوں بیت کی چھری کی طرح کپا رہے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تو وہ تم ہو جس نے ہمیں بنایا، کمورا نے جان ریک کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ میں ہوں، میں نے آپ کو بنایا ہے، جان ریک نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے ہمیں کتابوں میں قید کیوں رکھا؟ برنس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا، مگر ایسا سبھی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی کتابی کردار اس دنیا میں آ کے تباہی مچائے۔
जान अरेक ने कांपते हुए कहा, मैं किताबी किरदार नहीं हूँ। कमोरा ने जोर से चीख कर कहा। उससे पहले कि बेलर कुछ समझता, जान अरेक ने एक खुली खिड़की से बाहर लॉन में छलांग लगा दी। बेलर भी एक सेकंड के आखिरी हिस्से में हरकत में आया और उसने भी जान अरेक की तकलीद की। अब वो दोनों गेट की तरफ सरपट दौड़े जा रहे थे। जो ही उन्होंने गेट क्रॉस किया उनके सामने एक कार रुकी। जब बेलर की नजर उस कार के ड्राइवर पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। वो एक 19 या 20 साल की लड़की होगी। जीन्स और शर्ट में मलबूस वो हुस्न की देवी लग रही थी। उसने आज तक इतनी तमाम खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। जान अरेक इतनी देर में फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। आखिर वहां खड़े क्या देख रहे हो? लड़की ने चिल्ला कर कहा तो वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। उसे छोड़ो, तुम कार चलाओ, वैसे भी ये सब उसी का किया धरा है। जान अरेक ने तेज लहजे में कहा तो इतने में बेलर पिछली सीट पर बैठ गया। उन्होंने देखा कि ड्रैगन बंगले की दीवारों से अपना सर टकरा रहा था और इमारत की दीवार भी उसके ज़रबों के निशानात से पाश पाश हो रही थी। लड़की ने यह मंजर देखा तो एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। आप ठीक तो हैं? लड़की ने उन दोनों को मुखातिब किया। हाँ, मैं ठीक हूँ, जान अरेक ने कोट पर से घर छाड़ते हुए कहा। और आप? लड़की ने बैक मिरर से बेलर को देखा, वो जो इसके चेहरे की कशिश में बुरी तरह कोच चुका था। चूक उठा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बेलर ने जल्दी से कहा तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वैसे मोहतरमा, आपका शुक्रिया, आपने हमें दो मुसीबत ज़्यादा लोगों की फौरी मदद की, बेलर ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा तो अरेक ने उसे घूर कर रह गया। जबकि लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट और गहरी होगी। बेवकूफ़ लड़के, ये कोई अनजान लड़की नहीं है, ये मेरी इकलौती बेटी सरीना है। ये कल ही वापस आई है। मार्केट गई हुई थी और मैं करीबी गार्डन में टहल रहा था कि तूफान टपके और इसके बाद तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरेक ने जलकर कहा, मैंने बर्बाद किया है सब कुछ? मुझे क्या पता था कि इन किताबों में जिंदा भूत कैद हैं, जो उन्हें खोलेगा तो वो बाहर निकल आएंगे। अगर आपने इस कलम से लिखना ही तो था, कम से कम तारीखी मौजू पर लिखते तो आज हम इन भूतों के बजाय हेलन और क्लोपत्रा के दरमियान होते। बेलर ने भी जवाबन गुस्से से कहा, और उनके साथ चंगेज खान और हलाकों के बारे में क्या ख्याल है? अरेक ने तंजिया अंदाज में कहा तो बेलर दांत पीस कर रह गया। जबकि अरेक कोट की जेब से एक दरमियाने साइज की डायरी निकालकर कुछ लिखने लगा। अब फिर कहानी लिख रहे हैं, हद होती है, बेलर चिल्लाया। शोर मत करो बेवकूफ लड़के, मैं कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि जो हादसा तुम्हारी वजह से पेश आया उसकी तारीख और नाम लिख रहा हूँ। क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में कोई भी वाक़या जो गैर मामूली हो, मैं फौरन इस डायरी में दर्ज कर लेता हूँ, और ऐसा मैं उस वक्त से कर रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है, अरेक ने कहा तो बेलर खामोश हो गया। इस खामोशी को एक ही मिनट गुजरा था कि अचानक बेलर की नजर सामने सड़क के दरमियान खड़े बर्नेस पर पड़ी। सरीना ने भी उसे देख लिया और एकदम उसने कार को मोड़ना चाहा तो कार एक जोरदार झटके से उलट गई। कार के रुकते ही बेलर कार से बाहर गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ सड़क किनारे बहती नदी में जा गिरा। जबकि सरीना और अरेक एक सड़क पर ही गिर गए। आप ठीक तो हैं डैड? सरीना ने अरेक को सहारा देते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, अरेक ने उठते हुए कहा। वो लड़का कहाँ गया? अरेक ने चूक कर कहा। शायद वो नदी में गिर गया है। चलो अच्छा ही हुआ, जान छूटी एक मुसीबत से, तो अरेक ने खुश होकर कहा तो सरीना उसे घूरने लगी। उसे अपने डैड की ये बात पसंद नहीं आई थी। सर अरेक, मुझे खुशी है कि हम एक बार फिर मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, बर्नेस ने कहा। तुम चाहते क्या हो? अरेक ने कांप कर कहा। मुझे खून की जरूरत है, आप तो जानते हैं मिस्टर अरेक, क्योंकि मुझे आपने ही तो बनाया है। बर्नेस ने उनके करीब आते हुए कहा। दूर हट जाओ यहाँ से, सरीना ने जेब से एक छोटे साइज का चाकू निकालते हुए कहा। ओ माय डियर, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें मरने की? पहले अपनी आंखों से अपने बाप की मौत तो देख लो, बर्नेस ने कहा और एक जानब लपका। उससे पहले कि वो अरेक के करीब पहुंचते एकदम एक तेज रफ्तार ट्रक कर उसे रूंधता हुआ आगे बढ़ गया और आगे जाके उसने ब्रेक लगाई। जल्दी उठो, वक्त नहीं है हमारे पास, बेलर ने ट्रक की खिड़की से सर निकाल कर कहा। ये कहाँ से आ गया? जान अरेक ने बड़बड़ा कर कहा और सरीना के साथ जल्दी से उस पर सवार हो गया तो बेलर ने एक झटके से ट्रक आगे बढ़ा दिया। आप तो पूरी तरह से भीगे हुए हैं, सरीना ने हैरत से कहा। और तुम ट्रक में कैसे आ गए? अरेक ने हैरानगी से कहा। दरअसल जब कार उल्टी तो मैं नदी में जा गिरा और नदी का तेज बहाव मुझे यहाँ बहा ले आया। मैं बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचा हूँ और जब मैं दोबारा सड़क पर आया तो सामने ये ट्रक खड़ा था और चाबी भी लगी हुई थी। शायद इसका ड्राइवर हाजत के लिए कहीं गया था। मैंने मौका गनीमत जाना और ट्रक ले उड़ा पहुंचा तो इस वक्त के हालात आपके सामने हैं, बेलर ने कहा। वैसे डैड, क्या बर्नेस मर गया होगा? सरीना ने कहा। नहीं, वो एक ऐसा किरदार है जिसे मौत छू भी नहीं सकती। वो ट्रक के नीचे आके कुचला जरूर गया है मगर मरा नहीं, उसके जख्म लम्हों में ठीक हो जाते हैं, अरेक ने कहा। आप तो कांप रहे हैं, सरीना ने बेलर को मुखातब किया। हाँ, कपड़े भीग रहे हैं इसलिए ठंड लग रही है, आप इन्हें अपना कोट दे दें, सरीना ने कहा तो अरेक ने बुरा सा मुंह बनाकर कोट उतार दिया।
बेलर ने अपना कोट और शर्ट उतार दी और एरिक का कोट पहन लिया। आपका शुक्रिया, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं और डैड ना बचते, सरीना ने कहा। अब हम क्या करेंगे? जॉन एरिक ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए और वो भी इन भूतों से बचकर, बेलर ने कहा। तो एरिक सर हिलाकर रह गया। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, मेरा ख्याल में जो गलती आप दोनों से हुई है उसे कौन सुधारेगा, सरीना बोली। लेकिन उनको मारने या ख़त्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। रिक ने भी बसी से कहा, नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें ख़त्म करना एक तरीका है। हेलर ने चूक कर कहा, वो क्या? दोनों के मुंह से बेयाक वक्त निकला। आपने एक नावल लिखा था बहुत अरसा पहले, डी मैन। अगर आप इस नावल का किरदार डेड मैन पर लिखें और वो इन सबको ख़त्म कर दे तो ऐसा मुमकिन है? आपका वो नावल और इसका किरदार मुझे बचपन से बहुत पसंद है। हेलर ने खुश होकर कहा, लेकिन हमारे पास नावल लिखने का वक्त ही कहाँ है? एरिक ने परेशान होकर कहा, आपको नावल लिखने की ज़रूरत नहीं, आप एक छोटी सी कहानी लिखें कि डेड मैन वापस आ गया है और उसके पास एक ऐसा रिवाल्वर है जिसमें खास किस्म की गोलियां हो, और वो गोली जिस जिंदा किरदार को लगती है वो जलकर खाक हो जाता है, बेलर ने कहा। तो एरिक उसे फटी फटी नज़रों से देखने लगा। मैं मानता हूँ ये बहुत बकवास है, लेकिन मेरी नज़र में यही तरीका है आपके नावल्स के किरदार ख़त्म करने का, बेलर ने शर्मिंदगी से कहा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ इतना बेहतरीन आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया, लेकिन एक मसला है, इस नावल का किरदार डेडमैन शराब पीता है, ऐसा ना हो कि वो नशे में हमें ही शूट कर दे, इसलिए इस किरदार में थोड़ी तब्दीलियां करनी होंगी। और एक ने सर घुजा कर कहा, नहीं, हमारे वक्त इतना वक्त नहीं है कि उसकी खूबी या खामियां लिखें, आप बस किसी तरीके से जल्दी से कहानी लिख डालें, बेलर ने कहा। तो एरिक ने अपनी पतलून की जेब से कलम निकाला। बेलर ने हैरत से कलम को देखा। वो देखने में आम सा कलम था, वो मसलसल गिरगिट की तरह रंग बदलता था, उसमें हर वक्त अपने पास रखता हूँ, एरिक ने कहा। तो बेलर डैशबोर्ड से एक रजिस्टर उठा के एरिक को दे दिया। वो रजिस्टर शायद ट्रक के हिसाब का था, उस लिए लंबूतरी शक्ल का था। एरिक ने एक तवील सांस खींचा और लिखना शुरू कर दिया, जबकि बेलर सामने सड़क पर देखने लगा। सरीना बड़ी महारत से ट्रक ड्राइव कर रही थी। माफ़ कीजिएगा, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बेलर ने उसे मुखातिब करके कहा। जी पूछें, क्या आपको पता था कि आपके वालिद एक पुरस्रार चक्कर में पड़ गए हैं? जी हाँ, डैड ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, सरीना ने बदस्तूर सड़क पर देखते हुए कहा। इससे पहले कि बेलर कुछ बोलता, सामने सड़क पर यकदम आग लग गई और सरीना को एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। क्या हुआ? एरिक ने चौंक कर कहा, सामने आग लगी है, शायद उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। आपकी कहानी कितनी रह गई है? बस थोड़ी सी, एरिक ने कहा। ओके, आप मुकम्मल करें। इतने में मैं रोकता हूँ, बेलर ने कहा, और ट्रक से उतर गया। तो सरीना भी ट्रक से उतर आई। तुम्हें उनके सामने अकेला नहीं जाना चाहिए, सरीना ने कहा, और बेलर का हाथ मजबूती से थामा। तो बेलर को लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई हो। अब उसके साथ सरीना भी थी और उसके साथ में उसे काफी हौसला बख्शा था। उन्होंने सामने देखा तो ड्रैगन सामने पर फैलाए खड़ा था, जबकि उसके साथ बर्नेस कमहूरा और शायद मिस्टर भूत भी था, जो हमेशा की तरह नजर नहीं आ रहा था। हाँ तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? बेलर ने ललकारने वाले अंदाज में कहा। तो मैं कच्चा चबाने का, बर्नेस ने कहा और आगे बढ़ा। उससे पहले कि वो उनके करीब पहुंचता, एकदम तेज रोशनी हुई और फौरन खत्म भी हो गई। उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो ओवरकोट और काउबॉय हैट पहने हुआ था, मेज पर चित पड़ा था। डेड मैन, बेलर के मुंह से निकला। अब ये कौन है? कमहूरा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। मिस्टर डेडमैन उठिए, बेलर ने उसे झंझोड़ा तो वो फौरन उठ बैठा। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया, डेडमैन ने खड़ा होते हुए कहा। आप डेडमैन ही हैं ना? बेलर ने अपने सामने खड़े नशे में लहराते नौजवान से पूछा। तो क्या मैं तुम्हें बैटमैन लगता हूँ? डेडमैन ने कोट की अंदरूनी जेब से शराब की छोटी बोतल निकालते हुए कहा। आपके पास एक रिवाल्वर भी होना चाहिए था, बेलर ने परेशान होकर कहा, क्योंकि उसे रिवाल्वर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, याद आया, रिवाल्वर था तो मेरे पास, डेडमैन ने कहा और नशे की हालत में अपनी जेब टटोलने लगा। दूसरे ही लम्हे झुका और अपनी पंडली से बंधा रिवाल्वर निकाला और रिवाल्वर का रुख बेलर की तरफ करके गोली दाग दी। गोली बेलर के सर से होती ही गुजर गई। ये क्या बेवकूफ़ी है? तुम यहाँ इन किताबी किरदारों को मारने आए हो या मुझे? बेलर ने चिल्ला कर कहा। हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। एक नजर न आने वाला भूत तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। उसकी किस्मत खराब थी कि मेरी निगाहों से कुछ भी छुप नहीं सकता, डेडमैन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिवाल्वर से एक बार दीगर 3 गोलियां निकली और बर्नेस, कमहूरा और दीगर के आर पार हो गई और वो तीनों धड़ाम करके नीचे गिर गए। वह तुमने तो कमाल कर दिया, बेलर ने इतना ही कहा था कि डेडमैन की रिवाल्वर की नाल सरीना के सर पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। सरीना का जिस्म किसी कटे हुए शहतेर की तरह जमीन पर गिर गया और अगला लम्हा और भी हैरान कुन था कि डेडमैन ने रिवाल्वर की नाल अपने सर से टिका दी और एक धमाके से उसकी अपनी खोपड़ी के परचखे उड़ गए। बेलर अभी तक सख्ते की हालत में था और सरीना और डेडमैन की लाशों को देख रहा था।
बेलर अभी तक सकते की हालत में था और सरीना डेडमैन की लाशों को देख रहा था और अरीक भी डरते डरते ट्रक से उतर आया तो बेलर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। आपकी बेटी का कातिल और कोई नहीं, मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही आपको डेडमैन पर कहानी लिखने को कहा था। अगर मैं ऐसा ना कहता तो शायद वो आज जिंदा होती। बेलर ने कहा और अरीक को छोड़कर एक तरफ चल पड़ा। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? अरीक ने उसे पुकारा। इस शहर से दूर। आंसू बहाता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो गाड़ी का इंतजार करने लगा कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कूद गया। उसने कोट की जेबों को चेक करना शुरू कर दिया तो अंदरूनी जेब से एक छोटी सी डायरी मिली। वो डायरी अरीक की थी। जन अरीक ने जब उसे कोट उतार दिया तो अरीक डायरी निकालना भूल गया। उसने तेजी से डायरी के सफ़े देखने शुरू कर दिए और फिर एक सफ़े पर उसकी नज़रें जम सी गईं। उसने काफ़ी देर सोचने के बाद सर उठाया तो अरीक उसके सामने ही खड़ा था। इतना बड़ा धोखा दिया आपने। आपकी बीवी और बेटी एक हादसे में मर गईं। आपने अपनी बीवी की जुदाई तो बर्दाश्त कर ली मगर बेटी की जुदाई बर्दाश्त न कर सके। और आपको जब वो कलम मिला तो आपने उस कलम से अपनी बेटी सरीना के बारे में लिखा, जो कि आप जिंदा होती तो 18-19 साल की होती। मैं सोचता था कि आपको कैसे पता चला कि इस कलम से लिखे गए किरदार जिंदा होते हैं। यानी आपने इस कलम से पहला नावल किसी खूनी बंदर पर नहीं बल्कि अपनी बेटी पर ही लिखा था और वो जब जिंदा हुई तो आपको यकीन हो गया। इसलिए आप हर कहानी लिखने के बाद उसे ताला लगा देते थे ताकि आपके नावल का कोई किरदार जिंदा ना हो, क्योंकि आपके नावलों का कोई भी किरदार अच्छा किरदार नहीं था। बेलर ने एक सांस में कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती है और अब तो मैं इस कलम को भी दरिया बर्द कर आया हूँ ताकि अगर मैं चाहूँ भी तो जिंदा किरदार तख्लीक न कर सकूँ। जब मैं कहानी लिख रहा था तो मैंने जल्दी में लिख दिया कि डेडमैन ने तमाम किताबी किरदारों को मार दिया, जबकि ये मैं भूल गया था कि मेरी बेटी भी तो एक किताबी किरदार थी। बहरहाल तुम यहाँ मुझे मिलने आए और मुसीबतों का शिकार हो गया। अपना फ़ैन होने के नाते मैं तुम्हें कुछ खास तो नहीं दे सकता, अलबत्ता एक चीज़ दे सकता हूँ जो मेरे ख्याल में तुम्हें काफ़ी हद तक पसंद भी है। ये कहकर अरीक ने उसे एक तहदार कागज़ दिया। ये क्या है? खुद खोल कर देख लो, अरीक ने कहा और जाने के लिए चल पड़ा। बेलर ने आंसू पूछे जो सरीना की याद की वजह से उसकी आंखों में आए थे और फिर जैसे ही वो उसने कागज खोला एक तेज रोशनी फैल गई और खत्म हुई तो बेलर ने देखा कि सरीना उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। माफ करना, उस कलम को दरियाबंद करने से पहले उससे कुछ सीख लेना मुझे मुनासिब लगा। अरीक ने जो चलते हुए कुछ काफी दूर चला गया था उसने जोर से कहा। बेलर के मुंह से मारे खुशी के जान अरीक द ग्रेट का नारा निकला, जिसे सुनकर जान अरीक के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तो नाज़रीन, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, जो कि खूनी कलम से किताबी किरदारों के बारे में लिखी गई थी। तो इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।